नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटेन की, खास तौर से इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में जो सत्ता परिवर्तन इस समय होने जा रहा है वो भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। भारतीय मूल के एक व्यक्ति इस समय नंबर 1 पोजीशन पर है, उन्होंने कैंपेनिंग भी छेड़ दी है। हम लोग चर्चा करेंगे कि बोरिस जॉनसन क्यों आखिर अच्छा काम कर रहे थे, देश संसार भर में उनका ठीक हिसाब चल रहा था, उनके संबंध भी बहुत अच्छे कंट्रियों के साथ थे, फिर भी बोरिस जॉनसन क्यों उनको रिज़ाइन करना पड़ा और रिज़ाइन करने के बाद अब भारतीय मूल के व्यक्ति किस प्रकार वहाँ के प्रधानमंत्री बनने की कतार में सबसे आगे हैं। बहुत छोटी सी बातें हैं हमारे देश में, हालांकि हमारे देश के लिए तो वो बहुत मामूली सी बातें हैं। उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट कर दिया अपने एडवाइज़र के पद पर या किसी कमेटी में, और वो व्यक्ति की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। 2019 में उनको शिकायत की गई और उन्होंने वो रिपोर्ट के मामले में अपोलोजाइज भी किया कि हमने गलत तरीके से गलत आदमी को अपॉइंट कर दिया है, हम उसको हटा देते हैं। दूसरा, कोविड के दौरान जिस समय कोविड चल रहा था उनका जन्मदिन मनाया गया और उनका जन्मदिन मनाते समय कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में पार्लियामेंट में बात आई, उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इस बात को लेकर पार्लियामेंट में झूठ बोलने के इल्ज़ाम में पार्लियामेंट्री कमेटी ने जांच बिठा दी। उस जांच में सत्य पाया गया कि वो झूठ बोल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त प्रकरण ये हुआ कि कोविड की वजह से वहाँ अब इस समय जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2 डिजिट पर पहुंच गया है, लगभग 10% इन्फ्लेशन रेट है। और जो महंगाई वहाँ पर आ रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिटेन में हो गया है, और ऐसी छोटी छोटी कई घटनाएं हो गई। इन बात को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट की कमेटी ने कहा ये झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हैं। धीरे धीरे करके उनकी ही पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। ऋषि रौनक उसमें मेन आदमी थे जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफे से सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर होना क्या है। समस्याएं बहुत सारी खड़ी हो गई और फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब जब उनको इस्तीफा देना पड़ा तो ऋषि सुनाक नंबर 1 पर हैं। ऋषि सुनाक, हालांकि बोरिस जॉनसन के लिए भी, भारत के लिए वो बुरे व्यक्ति नहीं थे। उनकी पहली शादी भारतीय मूल की महिला से हुई थी। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, केवल लीडर थे, तो वो भारत के कई एक दौरे उन्होंने किए। ससुराल भारत में होने की वजह से भारत में खूब सारे टूर किए और भारत की राजनीति को अच्छे से वो जानते थे। भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी हमेशा उन्होंने रखा। अभी कोविड के बाद भी जिस समय रशियन ये सब कुछ चल रहा था, उस समय उन्होंने भारत का दौरा भी किया। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं और ये भी माना जाता है कि बोरिस जॉनसन भारत के लिए ठीक हैं। लेकिन ऋषि सुनाक का परिवार तीसरी पीढ़ी भारतीय मूल की थी और वो कभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में गए। उनकी माँ अफ्रीकन कंट्री से, जमैका वगैरह से थी, और कीनिया बेसिकली इनके पिताजी कीनिया, और बाद में 1960 के दशक में वो ब्रिटेन में आ गए, ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ। ऋषि सुनाक अभी मात्र 42 साल के हैं और 42 साल के ये वहाँ के इतिहास में सबसे कम उम्र के, ऐसा कहते हैं 252 साल के इतिहास में वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि उनका जो रेशियो है, उनकी जो क्लेम है, वो जो सट्टा बाजार कहता है वो 4:1 कहता है, यानी कि 4 संभावनाएं उनकी हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। एक संभावना ये हो सकती कि वो नहीं बनेंगे। दूसरा भी ये कहा जाता है कि नेक टू नेक वहाँ के लोकल मूल के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं बैन वेलस, उनसे नेक टू नेक उनका मुकाबला है। हालांकि वो 7-2 से आगे हैं और फाइनली ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो 4-1 से आगे हैं, ये सट्टा बाजार कहता है। इसका मतलब ये हो गया कि संभव है 90%, बल्कि 95% ऐसा कहा जा सकता है कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे। उनकी खास बात है, हम ये कह सकते हैं कि वो तीसरी पीढ़ी पहले, यानी कि उनके दादा
पंजाबी मूल के थे, वो यहाँ से चले गए थे और अफ्रीका में कुछ काम करने लगे थे। वहाँ से उनके पिताजी ब्रिटेन में शिफ्ट हुए। उनके फादर भी डॉक्टर थे, उनकी मदर भी एक फार्मासिस्ट थी। दोनों ने काम करना शुरू किया। ऋषि सुनक कई एक अहम पदों पर रहे। धीरे धीरे करके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2015 में बन गए कंजर्वेटिव पार्टी से, और कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से वो फिनेंस मिनिस्टर बन गए, यानी कि सरकार के फिनेंस मिनिस्टर बन गए। और आप समझते हैं कि फिनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ये मुख्य दावा रखते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर कोलैप्स करता है तो। प्राइम मिनिस्टर अपने झूठ में पकड़े गए, छोटी छोटी बातों में झूठ में पकड़े गए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि ऋषि सुनक भारत के लिए कितने उपयोगी होंगे। ऋषि सुनक की एक और ख़ास बात है, और वो ख़ास बात ये है कि उनका विवाह नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के फाउंडर थे, नारायण मूर्ति की बेटी से हुआ। यानी कि अभी भी करंटली वो भारत से सीधे संपर्क में हैं, और हम कह सकते हैं अगर वो ब्रिटिश नागरिक हैं तो आज भी उनकी ससुराल भारत में है। ऋषि सुनक के मामले में ये भी कहा जाता है कि ये भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे, वहाँ के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अब महंगाई वहाँ पर बोरिस जॉनसन की वजह से तो नहीं होगी, वो ब्रिटेन कोविड की वजह से, या मैं ये कहूँ कि यूक्रेन रशियन इन्वेशन की वजह से, या उनके बीच में स्पेशल ऑपरेशन की वजह से हो गई। और इस स्पेशल ऑपरेशन का इफेक्ट रिसेशन के रूप में पूरे वर्ल्ड में आया है, और वो सबसे पहले अमेरिका में शुरू हो गया। अमेरिका में भी बड़ी तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और यूएसए इस समय टॉप इन्फ्लेशन से परेशान है। उनके यहाँ इन्फ्लेशन, पेट्रोल के रेट, कमोडिटीज़ के रेट, ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप सब में बढ़े हुए हैं। केवल भारत अभी बचा हुआ है। हालांकि हमारे यहाँ भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने जो कर्जे लिए थे वो अगले 6 महीने में मोदी सरकार को भरने हैं। और कितना भरना है? $593 बिलियन इस समय भारत का फॉरेक्स रिजर्व है, और उसमें से $267 बिलियन अगले 6 महीने में रीपेमेंट के रूप में वापस करना है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत का लगभग जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका 40% कर्जे के रूप में जो हमारे पास है, दूसरे देशों से पुरानी सरकारें ले गई, वो भरना है भारत सरकार को। अब भारत सरकार के पास 2 ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो फॉरेक्स रिजर्व में से उसको भर दे, और दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि वो नया कर्जा ले ले। क्या करेगी सरकार, ये तो मोदी जी तय करेंगे। लेकिन अब नया कर्जा लेना इस समय, जिस समय रिसेशन पूरे वर्ल्ड में हो, उस समय नया कर्जा लेना ये बहुत बड़ी चुनौती भारत सरकार के लिए होगी। लेकिन विश्व इस समय भारत की तरफ देख रहा है, और जैसे आपने वो G7 वार्ता में देखा होगा कि किस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो से मित्रता, मोदी जी की हाथ से हाथ मिलाया जा रहा है, जबकि जस्टिन ट्रूडो सिखों के मामले में किसान मूवमेंट के समय पर भारत के विरुद्ध स्टेटमेंट दे बैठे थे। भारत ने उसका पुरजोर विरोध भी किया था। लेकिन अभी जो कनाडा में एक नई बात आई कि काली की मूर्ति के ऊपर कुछ सिगरेट पीते दिखा दिया गया है वहाँ के एक नागरिक के द्वारा, हालांकि वो भारतीय मूल की महिला है। तो भारत सरकार ने उनको कहा, तो उनकी सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया। हालांकि वो रोज नए नए प्रोपेगेंडा महिला कर रही है, लेकिन फिर भी भारत के कहने से जस्टिन ट्रूडो की सरकार एक्शन ले रही है। मतलब ये है कि जस्टिन ट्रूडो जो भारत के विरुद्ध सदैव खड़े रहते थे, वो मोदी जी के नज़दीक खड़े दिखाई दे रहे हैं। मोदी की मित्रता वो भी चाहते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन पूरे विश्व पर हावी हो रहा है, और इस इन्फ्लेशन के दौरान जो कंट्री सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका 85% सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करता है। सर्विस सेक्टर से मतलब ये है कि उनमें सर्विसेज केवल होती हैं, वो कुछ उगाते नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं करते। तो अमेरिका में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका 85% एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सर्विस सेक्टर में है। और जब भी रिसेशन आता है कहीं भी संसार में, तो सबसे पहला जो उस पर वार होता है रिसेशन का, वो होता है सर्विस सेक्टर। क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट बाहर निकालना बंद कर देते हैं, अपने हाथ पैर खींच लेते हैं, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और सर्विस सेक्टर ये माना जाता है कि वो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत बड़ी संख्या में होता है, बहुत बड़ी तादाद में होता है। तो सर्विस सेक्टर तभी फलता फूलता है जब कंट्री फल फूल रहा हो और व्यक्तियों के पास अफराइत में पैसा हो, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो, वो फैसिलिटीज़ परचेज करते हैं। उन फैसिलिटीज़ के लिए वो जैसे इंश्योरेंस होता है वो इंश्योरेंस करते हैं, मेडिक्लेम, मेडिकल बेनिफिट, इस तरह की सारी चीज़ें वो करके रखते हैं।
लेकिन जिस समय इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन में लोग पैसा रोकते हैं और पैसा रोकने की वजह से सर्विस सेक्टर पर इफेक्ट आता है। अब कंट्री चलेगा कैसे? तो कंट्री चलाने के लिए जो कुछ भी प्रोडक्शन उसके यहाँ हो रहा है वो उसको एक्सपोर्ट करे। वो एक्सपोर्ट वहीं कर सकता है जहाँ मार्केट हो। तो संसार में कुछ ही देशों के पास मार्केट है। अफ्रीकन कंट्रियों के पास मार्केट है, चाइना के पास मार्केट है, भारत के पास मार्केट है। उसका कारण भारत की नासमझी है। जो भारत में पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, तो यहाँ कंज्यूमर्स हैं, तो प्रोडक्ट तो वहीं बिकेगा जहाँ कंज्यूमर है। अब परिणाम ये होगा कि पूरे विश्व को भारत की तरफ देखना होता है कि भारत अपनी मार्केट हमारे लिए खोल दे। समस्या सिर्फ इतनी है कि भारत में इस समय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी अति से ज़्यादा अहमदाबादी हैं। अहमदाबादी से मतलब ये है कि 1 रुपए में 5 चवन्नी बनाते हैं। अब 5 चवन्नियों में से 4 चवन्नी तो खर्च करेंगे जो दिखता है, और 1 चवन्नी उसमें से बचा लेते हैं जो दिखती नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबादियों का ये गुण रहता है। तो अहमदाबादियों के इस गुण को मोदी जी ने अडॉप्ट कर रखा है। इसलिए मोदी पॉलिटिक्स सिर्फ इतनी है कि नेशन फर्स्ट, भारत फर्स्ट होगा तो भारत का हित होगा तो ही हम आपको कुछ करने देंगे, भारत का हित नहीं होगा तो नहीं करने देंगे। परिणाम ये होता है कि भारत इन्वेस्टमेंट मांगता है, कहता है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, मेड इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करिए। हम अपनी मार्केट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के लिए खोलेंगे और आप यही माल यहाँ से बनाकर एक्सपोर्ट भी करिए तो हम अपनी मार्केट खोलेंगे। और हम पूरे विश्व से हमारे संबंध चूंकि अच्छे हैं, इसलिए हम दूसरी मार्केटों को भी ओबलाइज कर सकते हैं, चाइना को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब ऐसी पोजीशन में ब्रिटेन, जो कि यूरोप में अग्रणी भूमिका में है, यूरोप के 2 कंट्रियों की अगर हम बात करें कि वो यूके, यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा फ्रांस, ये अग्रणी भूमिका में रहते हैं। इसके अतिरिक्त रशिया जो यूरेशियन है, एशिया में भी है, रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, फ्रांस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और इधर ब्रिटेन मोदी जी की पॉलिसी पे ही चलता है, ब्रिटेन फर्स्ट मानकर चलता है। ब्रिटिश हित जहां पर होते हैं वहीं पर वो अपनी पॉलिसी चलते हैं, उसके अलावा वो कुछ सोचते नहीं। दूसरा उनका क्राइटेरिया रहता है वो अमेरिका के बहुत नज़दीक रहते हैं। तो ब्रिटेन का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो अपनी उसकी जो आउटफिट्स हैं, उसका जो रिलीजियस ग्रुप है या उसका जो डिस्टेंस पार्टनर है वो अमेरिका है। चूंकि अमेरिका में जो लोग इस समय शासन कर रहे हैं वो भी ब्रिटिश मूल के ही हैं, तो ब्रिटिश मूल के होने की वजह से अमेरिका चूंकि वर्ल्ड में पावरफुल इस समय है, इसलिए ब्रिटेन अमेरिका के साथ ही खड़ा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऋषि सुनक वहां के यूके के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो वो भारतीय मूल के हैं, उनकी पत्नी अभी फर्स्ट पीढ़ी की भारतीयता से वहां पर गई। हालांकि ऋषि सुनक के खिलाफ वहां पर एक कैंपेन चल रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो ब्रिटिश मूल की नहीं है। हालांकि उसको उन्होंने डिफेंड किया है, उनकी पत्नी ने भी डिफेंड किया है, मतलब नारायण मूर्ति की बेटी ने डिफेंड किया है, और बड़े अच्छे से कैंपेन चल रहा है। जैसे मैंने कहा मार्केट में भी ऐसी बात है। और ऋषि सुनक जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी भारत के लिए वो अच्छे माने जाते हैं, भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। रिलीजियसली वो हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते और ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये मोदी जी का लक है, या भारत भाग्य विधाता भारत का जो भविष्य है उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही भारत अब अगली स्टेप पर जा रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की उसमें है, और ईश्वर इस समय भारत की मदद चल रहा है, भारत के मदद कर रहा है। भारत के अंदर भी एक द्वंद्व चल रहा है, ये द्वंद्व बहुत जल्दी समाप्त होगा और लोग नतमस्तक करेंगे। जैसे ही लोगों का नतमस्तक इस द्वंद्व से निकलेगा, यानी कि इस समय आखिरी लौ विरोधियों की चल रही है, वो आखिरी लौ बड़ी तेजी से चल रही है। उसका परिणाम उदयपुर की घटनाएं हों या फिर उसका परिणाम कहीं और की घटनाएं हों, महाराष्ट्र की घटनाएं हों, ये सब कुछ हमको देखने में आ रहा है कि इस तरह की समस्याएं हमारे यहाँ हो रही हैं। लेकिन उसका परिणाम बहुत जल्दी निकलने वाला है, और इस परिणाम का परिणाम ये निकलेगा कि विश्व में जो परिस्थिति बन रही है वो हर हालत में भारत के पक्ष में जाती है, और चूंकि वो भारत के पक्ष में जाती है इसलिए भारत अब मुझे लगता है उसके लिए रास्ते प्रशस्त होते दिख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।